रसिया की हालत सुधारने के लिए रसिया के प्रेसिडेंट प्लान इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में शिफ्ट किए, जैसे कि इंडस्ट्री जो स्टेट के द्वारा चलाई जाती थी उसे प्राइवेट ओनर को कम दाम पर बेच दिया गया। हर चीज़ का दाम जो पहले स्टेट के द्वारा डिसाइड होती थी वो अब इंडिविजुअल ओनर्स डिसाइड करते हैं। इसकी वजह से वहाँ की मार्केट में बहुत कंपटीशन देखने को मिली। रसिया की इकोनॉमी को और भी लिबरल मार्केट बनाने के लिए वहाँ की सरकार रसिया की करेंसी यानी रूबल की थोड़ी वैल्यू कम करती हैं। इसकी वजह से वहाँ पर और भी इंडस्ट्री आए। रसिया में ज़्यादातर ठंडी होने की वजह से वहाँ पर खाने का सामान ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती है। वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोडक्शन में लॉस होने की वजह से रूबल की वैल्यू में भारी गिरावट देखने को मिली। इसीलिए वहाँ इस बार खाने का सामान बाहर देश से रसिया में इंपोर्ट नहीं किया जा सका और इन सब चीज़ों की वजह से रसिया में खाने पीने का दाम 2000 गुना बढ़ गया और वहाँ की जनता अपनी सेविंग का पूरा पैसा खाना पीना खरीदने में लगा दी। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के बाद व्लादिमीर लेनिन जो इंस्पायर थे मार्क्सिज्म और सोशलिज्म से, उन्होंने सोवियत सिस्टम की नींव रखी। ये सोसाइटी वन पार्टी स्टेट थी जहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ की इंडस्ट्री को मैनेज करती थी। सोवियत सिस्टम का मकसद था क्लास डिस्टिंक्शन को कम करना और एक ऐसा देश बनाना जहाँ पर वेल्थ इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। कम्युनिस्ट पार्टी जो 1903 में बिखर कर दो पार्टी बनी, एक था मेंशेविक और एक था बोल्शेविक। व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने 1917 में रशिया रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया और एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाने में कामयाब रहे। स्टालिन जो लेनिन के बाद कम्युनिस्ट स्टेट के लीडर बने, उनके लीडरशिप में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिली। वर्ल्ड वार 2 में स्टालिन को सोवियत यूनियन के विक्ट्री का हकदार माना जाता है। निकिता क्रुश्चेव जो 1953 से लेकर 1964 तक सोवियत यूनियन के लीडर बने रहे, उन्होंने नया इकोनॉमिक रिफॉर्म और वेस्टर्न कंट्री के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाए रखा। उनके लीडरशिप के दौरान हंगेरियन रिवॉल्यूशन और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर, उन्होंने रशिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की सबसे ज़्यादा कोशिश की, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एक्टिविटी में ट्रांसपेरेंसी लाना, सोवियत यूनियन की मार्केट को दूसरे कंट्री के बिजनेस के लिए ओपन अप करना। उन्होंने यूएस के साथ जो आर्म रेस चल रहा था उसे भी बंद किया। येल्त्सिन जो 1991 से लेकर 1999 तक रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको सोवियत यूनियन के डिसोल्विंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनके लीडरशिप पर रशिया सोशलिज्म से कैपिटलिज्म इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ। (1980) तक आते आते सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक स्थिरता और पॉलिटिकल करप्शन देखने को मिली। इन सब चीज़ों के बीच में जनरल सेक्रेटरी बने मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के एक्टिविटी में ट्रांसपेरेंसी लाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा दिया। उनकी पॉलिसी का मकसद था यूएसएसआर की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव लाना। उनकी पॉलिसी बेस्ड थी सोवियत इकोनॉमी की एफिशिएंसी और रेस्पॉन्सिव बढ़ाने के लिए। गोर्बाचेव के रिफॉर्म दो धार वाले तलवार साबित हुई। गोर्बाचेव बहुत सारे नेसेसरी रिफॉर्म लाए जो कि सोवियत यूनियन की कमियों को दिखाता था। इस सब की वजह से सोवियत यूनियन के बहुत सारे जगह में ऑटोनॉमी रीजन बनाने की डिमांड आने लगी। इन सब कारणों की वजह से 1991 में सोवियत यूनियन 3 मेजर रिपब्लिक में बिखर गया। सोवियत यूनियन का अस्तित्व खत्म हो गया और बहुत सारे ऑटोनॉमी रीजन बनने लगे। गोर्बाचेव के बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म लाने के बाद भी 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया। सोवियत यूनियन अपना ज़्यादातर बजट मिलिट्री के लिए खर्च कर देता था, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी पर इसका बुरा असर देखने को मिला। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में रिफॉर्म नहीं आ रहे थे, इसलिए सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में बदलाव नहीं आ रहे थे। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को परफॉर्म कर रही थी, जो रसिया आज भी फॉलो कर रहा है।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और करप्शन देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ के सिटीजन सोवियत यूनियन की तुलना वेस्टर्न यूरोप कंट्री के साथ कर रहे थे। ग्रोसेव ने सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और पॉलिटिकल मुद्दे को समझा और इसका समाधान करने के लिए रिफॉर्म ले आई, पर वो रियलिटी में बहुत अलग था। इन सब चीज़ों की वजह से ग्रोसेव पब्लिक सपोर्ट खोने लगे और आम लोगों में नेशनलिज्म का विचार बनने लगा। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होने के बाद 15 नए इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की शुरुआत हुई, जो कि मार्केट बेसिस इकोनॉमी पर रेगुलेट होते थे। इनकी आज़ादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और राजनीतिक उथल पुथल के साथ आई। 1999 की सेंचुरी बड़ी अनिश्चितता का समय था। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से लोग अपने ज़्यादातर सेविंग खाने पीने की चीज़ों पर खर्च कर देते थे। इंडस्ट्री कोलैप्स होने लगी थी। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने लगी। सोवियत यूनियन से अलग होने की वजह से सोवियत यूनियन प्रणाली के तहत मौजूद सामाजिक सुरक्षा के जाल खत्म होने लगे। इसका मतलब है देश की सरकार जो इंडस्ट्री रेगुलेट करती थी उसे प्राइवेट ओनर को बेच देना और गवर्नमेंट आम लोगों को जो सब्सिडी देती थी उसे कम से कम कर देना। इंडस्ट्री जो स्टेट के द्वारा रेगुलेट की जाती थी उसे प्राइवेट ओनर को बेच दिया गया। इसकी वजह से रूबल जो सोवियत यूनियन की करेंसी है उसकी वैल्यू में भारी गिरावट देखने को मिली। रूबल की वैल्यू कम हो जाने के बाद सोवियत यूनियन में फूड इंपोर्ट कम होने लगी और खाने पीने का दाम आसमान छूने लगा। सोवियत यूनियन में देश की सरकार आम लोगों को वेलफेयर के लिए सब्सिडी देती थी। सरकार ने अब सब्सिडी देना बंद कर दिया है। इसकी वजह से वहाँ पर भारी मात्रा में पॉवर्टी देखने को मिली और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी बंद होने लगे। बहुत सारे स्किल वर्कर और स्कॉलर देश छोड़कर जाने लगे। अब इस रीजन में माफिया ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल करने लगी। बायोपॉलिटिक अंत के बाद कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में एक नया एरा की शुरुआत हुई। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद और शॉक थेरेपी लागू होने के बाद समाज को उन तरीकों को बदल दिया गया जो आज भी महसूस किया जा सकते हैं। एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में परिवर्तन करना लोगों के जीवन पर बहुत असर करता है। सोवियत यूनियन का ख़त्म होना सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा घटना है जो आज भी दुनिया को आकार देती है।